9:10 डॉट हम लोग मैं अपने मेंटर्स को इनवाइट कर लूंगा। तो प्लीज तब तक आप लोगों को ज्वाइन, वो हमारे मेंटर्स का है और वो मेंटर्स का नाम है वीरेश प्रताप सिंह जी। तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा, आप लोग स्वागत कीजिए उनका। वीरेश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी राजेश जी, आ रही है आवाज। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और बहुत काफी दिनों बाद हम आपको वापस देख रहे हैं। मुझे मालूम था कुछ न कुछ बड़ा रिसर्च जरूर कर रहे होंगे आप हमारे लिए। तो थैंक यू सो मच सर, प्लीज ओवर टू यू। थैंक यू सो मच राजेश जी। और थैंक यू आप सभी को यहाँ आने के लिए। कुछ ऐसा बड़ा रिसर्च नहीं कर रहे हैं सर, बस जस्ट एक एक्सपीरियंस शो कर रहे हैं और एग्जिस्टिंग जो भी चीज़ें फेज 2 पे चेंजेस हुई हैं, तो उन्हीं सब का एक अपडेट वर्जन है जो आज संदीप जी आपको देंगे। पर उससे पहले जो मैं हमेशा बिलीव करता हूँ किसी भी चीज़ के लिए, कि हम किसी भी सेक्टर पे काम कर रहे हो, जैसे मैंने हमेशा ही, हम किसी भी सेक्टर पे काम कर रहे हों, चाहे कोई भी जॉब कर रहे हों, चाहे किसी भी तरीके का कोई भी छोटा बिजनेस से लेकर के एक बड़ा टेक्सटाइल बिजनेस तक हम रन कर रहे हों, उन दोनों ही बिजनेसेस में, उन उन सभी चीज़ों में हमको जो एक बेसिक पड़ती है वो है उस पर्टिकुलर बिजनेस या उस पर्टिकुलर जॉब का एक्सपीरियंस या नॉलेज, या उससे जुड़ी हुई किसी भी तरीके की जो एक जानकारी चाहिए होती है उस चीज पे सरवाइव करने या खड़े रहने के लिए, कि वो किस तरीके से बनी है और किस तरीके से कहाँ जा सकती है। मैं हमेशा दो चीजों पे बिलीव करता हूँ, कि पास्ट कैसा था उस चीज का, और फ्यूचर। अगर आपको पास्ट पता है उसका, तो आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं किसी ना किसी तरीके से, और प्रेजेंट पे तो आप हैं ही। तो सिमिलरली आज हम एक क्रिप्टो करेंसी के फ्यूचर के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, कि क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर किस तरीके से प्रिडिक्टेड है। लास्ट टाइम जब हमने दिल्ली में एक सेमिनार अटेंड किया था, तो उस सेमिनार का मुझे याद है, हम उस टाइम पे बिटकॉइन जो था $33,000 पे ट्रेड कर रहा था, और हमने एक फॉरकास्टिंग की थी कि भाई आगे के चल के नैरेटिव्स किस तरीके से रन होते हैं मार्केट पे। तो आज उन्हीं नैरेटिव का एक क्रिप्टो करेंसी की इवोल्यूशन, या फिर हम कहीं ना कहीं एक चर्चा कर सकते हैं जो अभी हमारे पास जो नॉलेज है, उस नॉलेज में हम किस तरीके से और एक एडिफिकेशन कर सकते हैं। जो भी हम करंट बिजनेस कर रहे हैं, या फिर किसी भी तरीके से हम इन्वॉल्व क्रिप्टो करेंसी के मार्केट पे, तो और कितने अच्छे तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। तो उसी चीज पे हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। विधान, आप स्क्रीन शेयर करोगे क्या? Sure, sir. Allow me a minute. सो बेसिकली आज हम जिस बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो ये जो चर्चा है ये बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा है, कहीं ना कहीं आज अभी इस समय के लिए, बिकॉज ने बहुत करेंसीज का इवोल्यूशन हुआ है, जैसे जैसे ह्यूमन रेस या फिर पॉपुलेशन की बहुत ज्यादा जरूरी हुआ है। अब हम सबसे ज्यादा भरोसा ही खोजते हैं किसी भी इंडस्ट्री में काम करने के लिए, कि भाई ये चीज सरवाइव कैसे करेगी, ये चीज ग्रोथ कैसे होगी, या फिर इसका वजूद कितना दूर तक है, या फिर कितने दूरी तक जाने वाली है। तो जब हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करते हैं या फिर उसकी ग्रोथ की बात करते हैं, तो हम हमेशा, आज हमारे गले में पड़ा हो या फिर घर के लॉकर पे रखा हो, तो हमेशा हमारे बीच में ना एक करेंसी जो है वो 5,000 सालों से पुरानी है, और कहीं ना कहीं उसने एक बड़ा इतिहास देखा हुआ है, जो जिसको हम बोलते हैं गोल्ड, है ना। तो गोल्ड अपने आप में एक करेंसी क्यों रही है, क्योंकि एक उसने ना इतिहास में एक बड़ी जगह बनाई है, और उसने एक बहुत ही छोटी पॉपुलेशन, या फिर बोले तो एक स्टेट, या फिर स्टेट के अंदर पे एक भारत, इस तरीके से अपनी करेंसी के लोगों के बीच की जो एक्सचेंज पॉलिसीज हैं उनको उसने प्रोड्यूस किया हुआ है।
सिमिलरली गोल्ड रन करते हुए जब छोटी पॉपुलेशन थी तो उसका बढ़ना एक हिस्टोरिकली हमने देखा हुआ है कि वो किस तरीके से, हम में से किसी ने शायद इस पर ट्रेड नहीं किया है, बट हम जानते हैं कि एक बहुत ही सिक्के के रूप में गोल्ड का भी यूज हुआ करता था, या फिर एज एक वेइंग ग्राम के रूप में यूज हुआ करता था, जो कि ट्रेडों मतलब जो कि चीजों को बाय या सेल करने के लिए काम आता था। बट गोल्ड जो है वो हमेशा से कम अवेलेबल था, तो उसकी रेयरिटी ही उसकी खूबसूरती थी, उसकी कमी ही उसकी खूबसूरती थी, जो लोगों को आसानी से नहीं मिलता था, इसलिए वो एक्सचेंज के रूप में काम आता था। तो इसकी अपनी एक हिस्ट्री रही है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसका इकोनॉमी पे क्या रोल रहा है। इकोनॉमी इन द सेंस, हर करेंसी, अब हम समझते हैं कि हर करेंसी कहीं ना किसी तरीके से एक इकोनॉमी रन करती है। और इकोनॉमी है क्या? इकोनॉमी हम हैं। हम जो ह्यूमंस हैं, या फिर हम जो भी सामान खरीदते या बेचते हैं आपस में, हम उसको इकोनॉमी के रूप में काउंट करते हैं। हम किसी किराना दुकान से अगर हम कोई किराना भी खरीद रहे हैं, तो हम उस इकोनॉमी का हिस्सा हैं। तो उसी तरीके से गोल्ड ने अपना किस तरीके से योगदान किया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले जितनी भी करेंसियां ट्रेड हुआ करती थी वो सारी की सारी गोल्ड, तांबा, पीतल इन्हीं सब में हुआ करती थी। उसके बाद जब इनको कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, तो पेपर मनी हमने देखी है जो आज तक हम यूज कर रहे हैं। गोल्ड के बाद हमने पेपर मनी जो हम आज तक यूज कर रहे हैं उसको हमने देखा हुआ है। तो हिस्टोरिकली एक तरीके से देखा जाए तो मैनी करेंसीज वर बेस्ड ऑन द गोल्ड, ठीक है, जो कि सिक्के के रूप में हुआ करते थे। लेकिन आज के डेट में जब हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में हमने देखा कि गोल्ड को कैरी करना या ट्रांसपोर्ट करना एक बहुत ही मुश्किल काम था, तो उस जगह पे हम गोल्ड को बैक करके आरबीआई जैसे जो बैंकिंग संस्था थी, या फिर फेडरल रिजर्व जैसी जो बैंकिंग संस्था थी, ये क्या करती थी, अपना एक रिसिप्ट नोट के रूप में रिलीज कर दिया करती थी। तो एक लंबे टेन्योर तक, जब तक पॉपुलेशन छोटी थी, जब तक पॉपुलेशन मान के चलिए बिलियंस के अंदर थी, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन कहीं ना कहीं बिलियंस के अंदर थी, 1 बिलियन के अंदर थी, तब तक हमने देखा कि गोल्ड बैकिंग सिस्टम चला करता था। और जिस भी रिसिप्ट आप देखेंगे, वो रिसिप्ट गोल्ड की बैकिंग सिस्टम पे काम किया करती थी। अगर आप वो रिसिप्ट ले जाकर के बैंक में देते तो आपको गोल्ड दे देगा इतना, और अगर आप गोल्ड देंगे तो वो आपको नोट दे देगा। इस तरीके का एक सिस्टम हमने देखा जो कि इकोनॉमी को रन करता था उस टाइम पे। वो रिसिप्ट जो थी बाकी की चीजें परचेज करने में या फिर बाकी के सामान आपको खरीदने में वो हेल्प किया करती थी। तो उसका एक वजूद ऐसा था कि वो गोल्ड जो था, आपको वो रिसिप्ट क्या करती थी, उस गोल्ड के बिहाइंड द सीन मिला करती थी। लेकिन जैसे जैसे सिस्टम बढ़ा, जैसे जैसे लोगों की पॉपुलेशन बढ़ी, तो गोल्ड का रिजर्व भी बहुत ही कम था, जो कि उसकी ट्रेड वैल्यू वैल्यू को कहीं ना कहीं कम कर देता था। उतनी नोट हमको प्रिंट करने हैं तो हमारे सभी के पास उतने पैसे नहीं अवेलेबल हैं जो कि ट्रेड करने के लिए काफी हो, या फिर गोल्ड उतना नहीं है जो कि पूरी पॉपुलेशन को, इकोनॉमी को रन करने के लिए काफी हो। तो सिस्टम आगे बढ़ा। स्लाइड चेंज करना। स्लाइड चेंज करिए। तो फिर हमने देखा कि एक डेड बीस सिस्टम आया। डेड बीट सिस्टम क्या बोलता है कि अब मान के चलिए कि आज अगर आप अपने, जो आपके हाथ में 1,000 का नोट है, या फिर 2,000 का नोट है, 2,000 का नोट तो है ही नहीं, या फिर 500 के नोट है, तो अगर आप बैंक में हैं तो क्या आपको गोल्ड देगा? वो कभी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आज की डेटिंग सिस्टम है ही नहीं। अब हम समझते हैं कि गोल्ड बैकिंग सिस्टम क्यों नहीं है। क्योंकि अब जो भी, सेकंड स्लाइड, सेकंड स्लाइड। जस्ट डेट बेस्ड बैंकिंग सिस्टम। तो हमने देखा है कि इतने सारे बैंक्स जो हैं, सभी के सभी, अगर हम आज के डेट में 50,000 रुपये लेकर के बैंक में जाते हैं तो वो हमको गोल्ड देगा ही नहीं कभी। क्यों? क्योंकि गोल्ड है ही नहीं उनके पास में, या फिर वो एग्जिस्ट भी नहीं करते। तो डेट सिस्टम किस तरीके से काम करते हैं? क्रेडिट बेस्ड सिस्टम पे, जो कि हर बैंक अपने जो भी लोन देता है, जैसे कि हम अपनी, अगर हम अपने दैनिक दिनचर्या में इसको समझने की कोशिश करें, तो अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप जॉब करते हैं और आपकी सैलरी है 30,000, तो आप बैंक के पास जाते हैं तो आपको लोन मिलेगा। अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं
इन द सेंस आपके पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है या फिर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, तो आप प्रॉपर्टी लेकर के जाएंगे तो आपको लोन मिलेगा। लेकिन अगर आप अभी कहीं पे जॉब भी कर रहे हैं, 1 लाख रुपए आपकी सैलरी है और आपकी मतलब जो नौकरी है वो लगभग सिक्योर है, तो आप बैंक में जाकर के अगर लोन मांगते हैं तो आपको देगा। ये लोन कैसे काम करता है? ये क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है। तो इसी तरीके से बैंक के पास भी एक अपना असेट वैल्यूएशन होता है या फिर एक रेगुलेटेड सिस्टम होता है, जो कि फेडरल रिजर्व के थ्रू वो लोन आपको मतलब बैंक को मिलता है और वो बैंक फिर आपको देता है। तो ये जो डेट बेस्ड सिस्टम है, इसमें कहीं पे भी कोई भी बैकिंग करेंसी एग्जिस्ट नहीं करती है। एग्जिस्ट इसलिए नहीं करती है क्योंकि ये सब कुछ अब क्रेडिट पे ही चलता है। हर बैंक का एक अपना क्रेडिट स्कोर है, वो क्रेडिट स्कोर के अकॉर्डिंग उनको लोन ऑफर होता है, वो लोन वो पब्लिक को बांटते हैं, उनके पास जितना असेट है उसके अकॉर्डिंग वो पब्लिक को लोन देते हैं और इकोनॉमी इस तरीके से रन करती है। अभी आप देखिए कि हम सभी किसी ना किसी तरीके से एक आईएनआर नाम के प्रोडक्ट के साथ में घूम रहे हैं। आईएनआर जो है वो बैंकिंग सिस्टम रन कर रही है, जिसको रेगुलेट करता है कौन? आरबीआई। आरबीआई जो है वो बैंकिंग सिस्टम को हैंडल बैंक्स को हैंडल करती है, और जो बैंक्स है वो आम पब्लिक को हैंडल कर रहे हैं। अब ये सारा का सारा इकोसिस्टम आज की डेट में इस तरीके से रन कर रहा है, जो कि कहीं पे भी किसी और करेंसी के एग्जिस्टेंस नहीं है। सिमिलरली जैसे भारत के लिए आईएनआर काम कर रहा है, वैसे ही यूएस के लिए यूएस डॉलर काम कर रहा है, कनाडा के लिए कैनेडियन डॉलर काम कर रहे हैं, चाइना के लिए चाइनीज येन काम कर रहे हैं। उसी तरीके से हर करेंसी, हर कंट्री के पास अपनी एक करेंसी है जो कि इसी सिस्टम पे काम, डेट बेस्ड सिस्टम पे। अब ये समझिए कि इवोल्यूशन किस तरीके से होता आया। जब पॉपुलेशन छोटी थी तब तक के लिए गोल्ड भी काफी था। उसके बाद जब पॉपुलेशन बढ़ी और लोगों की जरूरतें बढ़ी, लोगों के लिए ट्रेड करने की जरूरतें इंक्रीज हुई, उस हिसाब से जो उस इकोनॉमी को रन करने के लिए जरूरी चीज थी या फिर जरूरी सिस्टम था, जरूरी इकोसिस्टम था, वो गवर्नमेंट ने अपनाया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि डेट सिस्टम को परमिशन दी। जब डेट सिस्टम मार्केट पे आया, उसके बाद में जब हम थर्ड लेवल पे आते हैं या फिर थर्ड स्क्रीन पे आते हैं, तो आज की डेट में डेट सिस्टम से ही लगा हुआ जिसको हम बोलते हैं फेथ सिस्टम। थर्ड स्क्रीन लगा। जो फेथ सिस्टम है, अब आज हम करेंटली इसी सिस्टम पे एग्जिस्ट करते हैं। अब हमारे पास ना तो डेट सिस्टम है, जो कि गवर्नमेंट्स कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही हैं, क्योंकि अब ना जो आईएनआर है वो जरूरत के हिसाब से प्रिंट होता है। जैसे अभी हमने देखा होगा रिसेंटली कोरोना, अभी हमने हमारी जनरेशन ने एक्सपीरियंस किया है। तो कोरोना के टाइम पे गवर्नमेंट्स ने जरूरत के हिसाब से पैसा प्रिंट किया। क्यों? क्योंकि एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी अनचाही बीमारी उस पूरी इकोनॉमी को हैंडल करने के लिए, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों, चाहे जब सारे के सारे काम ठप पड़े हैं, सभी कुछ ठप पड़ा है, तो गवर्नमेंट के पास भी पैसा नहीं आ रहा है और जिसके पास पैसा है वो उसी के पास पड़ा हुआ है। तो किसी भी तरीके से हमने देखा कि एक रिवोल्यूशन आया, एक डिजिटल रिफॉर्मेशन आया, एक अलग तरीके का एक माहौल क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के पास मतलब एक तरीके से काम तो ठप था ही, जो कि साल, 1.5 साल, 2 साल तक ये हमने फेस किया। इसी बीच में गवर्नमेंट्स ने देखा होगा आपने कि बहुत सारा पैसा प्रिंट किया, बहुत सारा पैसा इन दिस सेंस, बहुत सारा पैसा जो कि प्रिंट हुआ। अब उसके पीछे ना तो कोई लोन क्रेडिट सिस्टम काम करता था, ना तो कोई गोल्ड बैकिंग सिस्टम पे रखा गया। वो सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन दे दिया गया मार्केट पे कि भाई इतना पैसा अभी इस मार्केट को रन करने के लिए जरूरत है, गवर्नमेंट को ये चीज़ पे छोड़ दिया। अब इसका भी एक इन्फ्लेशन है, क्योंकि अब इन्फ्लेशन का मीनिंग ऐसा हो जाता है कि इस सिस्टम का ड्रॉबैक क्या था कि इस सिस्टम पे हमने देखा कि जो गाड़ियां हमको 3 साल या 4 साल पहले 4 लाख मतलब 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, 7 लाख रुपए में मिला करती थी, अगर हम इसको थोड़ा सा और रिलेटेबल करें, तो जो स्कूटी कहीं ना कहीं हमको 60,000 65,000 में मिला करती थी, वो आज की डेट में 1 लाख रुपए की वो स्कूटी आ रही है। तो ये सब क्यों हुआ? ये इन्फ्लेशन की वजह से हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि मार्केट पे अनचाहा पैसा आ गया जिसका कोई सिस्टमेटिक एग्जिस्टेंस नहीं था, या उसके पीछे की कोई वैल्यू नहीं थी या बैकिंग नहीं थी। तो जो फेथ सिस्टम है, अब ये फेथ सिस्टम डिपेंड कैसे करता है कि अगर आज आप आईएनआर अपना छोड़ दे यूज करना, तो गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाएंगी।
आप आपस में ही ट्रेड करना चालू कर दें तो गवर्नमेंट जो है वो कोलैप्स हो जाएंगी। लेकिन हम इस इकोसिस्टम को समझने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? हम इस इकोसिस्टम को, चाहे हमने गोल्ड बैक सिस्टम को समझा, चाहे हम डेट बेस्ड सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे हम फेथ बेस्ड सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो डेट सिस्टम है, वो फेथ सिस्टम जो है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और हम इनको समझने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ना फिर से एक इकोनॉमिक रिफॉर्मेशन पे बैठे हुए हैं, या फिर हम खड़े हैं, जिसके हम कहीं ना कहीं गवाह हैं। और जो 10 साल, जो 13 साल पहले से एग्जिस्टेंस में आने की कोशिश कर रहा है, और आज लगभग लगभग ये आने वाले 2 से 3 साल, ये मान करके चलिए कि एडॉप्शन का टाइम फ्रेम है। और आप सभी जितने भी लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी इस वक्त के गवाह हैं कि आने वाले 2 से 3 सालों में करेंसी का लेवल बदलने वाला है, या फिर करेंसी का रिफॉर्मेशन आने वाला है। करेंसी अपने स्वरूप को बदल रही है। आज से करीबन मतलब 5 से 6 साल बाद आप जो अभी 500 का नोट यूज करते हैं वो करना बंद कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और धीरे से आपकी जेब से गायब हो जाएगा। अब मैं इसलिए भी इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक जो बड़ा चेंजेस हमारे बीच में आ रहा है, और आप समझ करके रखिए कि ये जो 25 और 26 का साल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं इन ग्लोबल हिस्ट्री। अब इंपॉर्टेंट किसके लिए है? जो किस तरीके से इन दोनों सालों को यूज करना चाहता है, उनके लिए है। इसलिए हमको ना इस इकोनॉमिक रिफॉर्मेशन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब हम समझेंगे तभी हम उसको यूटिलाइज कर पाएंगे, और यूटिलाइज करेंगे तभी हम उसका फायदा उठा पाएंगे। तो जो फेथ सिस्टम है, अब फेथ सिस्टम काम कैसे करता है? अब देखिए, आप सामने में लिखा हुआ है, टुडे मोस्ट करेंसी आर फियाट करेंसी, मीनिंग दे आर गवर्नमेंटल इशूड करेंसी। Governmental issued currency is not backed by a physical commodity but rather by a trust that individual। ये जो करेंसियां रिलीज हैं, किसी इंडिविजुअल पर्सनालिटी की वजह से हैं, या तो गवर्नमेंट की वजह से जो करेंसी हमारे हाथ में है, जिसको हम एग्जिस्ट कर रही है। और ये शायद हमारी इकोनॉमी में इतनी ज्यादा घुल चुकी है कि हमको कभी पता भी नहीं चलता कि इतनी इंपॉर्टेंट है ये 500 रुपए। क्यों? ये जब तक इंपॉर्टेंट है जब तक आप इंडिया पे हैं। आप जैसे ही इंडिया से बाहर निकलते हैं, या तो आप थाईलैंड जाते हैं, थाईलैंड भी चलिए छोड़िए, या तो आप अमेरिका जाते हैं या फिलीपींस जाते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये 500 रुपए की वैल्यू सिर्फ इंडिया में ही है। आप जब फिलीपींस में होंगे तो इस 500 रुपए की वैल्यू नहीं है वहां पर। तो आप समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चीज है, ये इस चीज की वैल्यू इसलिए है क्योंकि सामने वाला इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है। अब जब तक जितने ज्यादा लोग, जितनी ज्यादा कम्युनिटी इस चीज को एक्सेप्ट करेगी, उसकी एग्जिस्टेंस और उसका पावर उतनी ज्यादा, या फिर उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा ही इंक्रीज होती जाती है। तो सेकंड थिंग, द वैल्यू ऑफ फियाट मनी इज इकोनॉमिक। ठीक है, इकोनॉमिक इन द सेंस हम हैं। इकोनॉमी कौन है? इकोनॉमी हम हैं। हम अगर हम दिन में 100 रुपए खर्च कर रहे हैं तो हम इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। हम 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं दिन में, तो हम इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अगर हम 10 लाख रुपए दिन में खर्च कर रहे हैं तो हम इकोनॉमी में इन्वॉल्व हैं। अगर हम कोई बिजनेस रन कर रहे हैं तो हम इकोनॉमी है। हम कोई छोटा सा पान ठेला चला रहे हैं तो हम इकोनॉमी, एक पंचर की दुकान चला रहे हैं तो हम इकोनॉमी है। एक बड़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रन कर रहे हैं तो हम इकोनॉमी है। हम किसी ना किसी तरीके से कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, चाहे हम हॉस्पिटल जा रहे हैं तो हम इकोनॉमी में हैं, चाहे हम किसी भी तरीके का कोई काम कर रहे हैं तो हम इकोनॉमी में हैं। और हमको हर जगह किस चीज की जरूरत पड़ रही है? हमको हर जगह फियाट सिस्टम की जरूरत पड़ रही है। तो मैं ये जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप इस चीज को समझते हैं तो आप 25 जो साल साल है 2025 और 2026, इसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे और अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अब ये फेथ सिस्टम काम किस तरीके से कर रहा है? एक सेकंड, स्लाइड लाना, इसके बाद की स्लाइड। अब देखिए, फेथ सिस्टम और डेड बीट सिस्टम हमने देखा, डेड भी गायब हो चुका है, और फेथ सिस्टम जो है अब इवेल्युएट किस तरीके से कर रहा है, जो कि हम 2025, 26 और 27 के बीच में ये देखेंगे कि ये जो मॉडल है, ये हमारी इकोनॉमी के बीच में घुल चुका होगा। किसी ना किसी तरीके से हम इसको एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, जिसको हम बोलते हैं इमर्जेंस ऑफ बिजनेस बेस्ड करेंसीज।
अभी तक आपने देखा होगा कि आप पर्टिकुलरली सिर्फ आईएनआर को ही हर बिजनेस में यूज कर रहे थे। अगर आपका बिजनेस क्रॉस कंट्री काम करता है, या तो आपका बिजनेस थाईलैंड में भी आपका बिजनेस है, या तो आप समझिए कि कनाडा में भी आपका बिजनेस है, या तो आप समझिए कि किसी और कंट्री में आपका बिजनेस है, तो आपको दो करेंसीज के साथ में ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपको एक प्रोवाइडेड गवर्नमेंट इशूड करेंसी के साथ ही आपको काम करना पड़ेगा, जो कि कनाडा में है आपका बिजनेस तो कैनेडियन डॉलर के साथ में, दूसरा इंडिया में है तो आप इंडियन आईएनआर के साथ में आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन आप अभी देख रहे होंगे कि वैल्यू ऑफ ट्रेड्स, मतलब पहले मतलब अभी देखिए कि आप कई सारे बिजनेसेस आप खड़े होते देख रहे होंगे, चाहे वो बिजनेस बिजनेस हो, चाहे अभी आपने रिसेंट में सुना शायद जियो कॉइन आया है, ठीक है। अब जियो कॉइन का भी कैसा आने वाले समय पे यूटिलाइजेशन होगा मैं आपको बताता हूँ, कितना बड़ा रोल होगा उसका, और क्यों इमरजेंस ऑफ बिजनेस बेस्ड करेंसियां इतनी ज्यादा अभी पॉपुलर हो रही हैं, और किस तरीके से जो पिछला मनी सिस्टम है वो कैसे चेंज हो रहा है। तो आप समझ करके देखिए कि अपना हर बिजनेस अपनी खुद की करेंसी के साथ में रिलीज हो सकता है, उस करेंसी की वैल्यूएशन डिसाइड कर सकता है, वो अपने बिजनेस के ग्रोथ फोरकास्ट के तरीके से अपनी खुद की करेंसी, उस इकोनॉमी जो भी उसकी इकोनॉमी है, जो भी उसका प्रोडक्ट यूज कर रही है, या फिर जितना बड़ा उसका प्रोडक्ट यूटिलाइज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज कर सकता है, या फिर जितना ज्यादा वो फैल रहा है अपना बिजनेस, या चाहे इंडिया हो चाहे ग्लोबली हो, और यहाँ पे सारी की सारी परमिशन लेस तरीके से बढ़ रही हैं। तो चलिए एक एग्जांपल के तौर पे चलते हैं, अगर जियो कॉइन के तौर पे ही चलें। अब मान करके चलिए कि जियो कॉइन ही अगर है, और तो जियो कॉइन क्या करता है, जियो कॉइन का $1 ट्रिलियन ऑफ बिजनेस है। चाहे आप रिलायंस फोन अपना ले लीजिए, चाहे आप क्रिकेट मैच देखते हो, चाहे आप किसी भी तरीके का कोई भी कहीं पे भी आप समझिए कि चाहे पेट्रोल भरवा रहे हो, तो हर जगह पे कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि जियो कॉइन का एक बड़ा मतलब जियो का एक बड़ा बिजनेस मॉडल है। अगर आप समझिए कि वो अपने पूरे बिजनेस मॉडल को उस कॉइन के तौर पे, उस ट्रेडेड एक्सचेंज के तौर पे, या फिर अपने मतलब उस कॉइन करना चालू कर दे, जो कि उसके पास एक बड़ा ऑलरेडी उसके पास एक बड़ी कम्युनिटी है जो इकोनॉमी के रूप में उसके बिजनेस के साथ हर तरीके से इन्वॉल्व है। अब सिर्फ कस्टमर ही नहीं, जो जो ₹300 का रिचार्ज करा रहा है वो कस्टमर ही नहीं, महीने में जो वेंडर है जिसने पेट्रोल पंप डाल रखा है, जो वेंडर है चाहे कुछ भी कर रखा हो, तो आप समझ करके देखिए कि उसकी इकोनॉमी कितनी बड़ी है, और वो अक्रॉस द कंट्री भी वर्क कर रहे हैं। तो जो फोर्थ सिस्टम जो इवेल्युएट हो रहा है वो इस तरीके से इवेल्युएट हो रहा है कि हर बिजनेस अपनी एक अलग करेंसी चला सकता है। बस हमको ये समझना है कि हर करेंसी किस तरीके से इवोल्यूट हो रही है और कौन सा बिजनेस कितना ग्रोथ कर रहा है। तो अब आप समझ करके देखेंगे कि कितनी बड़ी कम्युनिटी, जो हम इतने समय से हमेशा चिल्लाते आए हैं कि एक एक बड़ी कम्युनिटी चाहिए, एक बड़ी कम्युनिटी चाहिए, 1 करोड़ की होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सॉरी, जितना ज्यादा एमएनटी का यूटिलाइजेशन मार्केट पे प्रिपेयर होगा, जितना ज्यादा लोग इसको होल्ड करेंगे, जितने ज्यादा लोग इस पे ट्रेड करना चालू करेंगे, उतनी ही ज्यादा इस करेंसी की फेथ और इस करेंसी की वैल्यूएशन इंक्रीज हो रही है। तो और ये चौथा सिस्टम है जिसको समय के साथ में अभी 25, 26 और 27 आप देखेंगे, सारी की सारी क्रिप्टो करेंसीज जो हैं लगभग एक अडॉप्शन के कगार पे आ जाएंगी, और एक नया नया इकोनॉमिक रिफॉर्मेशन होगा, जो कि एज अ क्रिप्टो करेंसी उसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर रही होगी, जो कि जो कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी में हर बिजनेस की अपनी एक करेंसी के रूप में आ रहा होगा, चाहे वो ग्लोबली वर्क कर रही हो। अब आप देखेंगे कि अभी कौन सी कंपनी है, पेटीएम। पेटीएम एक वर्चुअल कंपनी है, पेटीएम का कोई एग्जिस्टेंस। अब आप देखेंगे कि बैंक्स तो लगभग ब्रांच खोल करके बैठे होते हैं, लेकिन पेटीएम का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, और वो ट्रेड भी करते हैं, आप उससे रिचार्ज भी करते हैं, सभी कुछ करते हैं। तो इसी तरीके से इथेरियम भी एक वर्चुअल कंपनी है जो कि ग्लोबल काम कर रही है। उसी तरीके से बिटकॉइन भी एक वर्चुअल कंपनी है जो कि डिसेंट्रलाइज वे पे ग्लोबली काम कर रही है, और उसकी करेंसी का भी अडॉप्शन लेवल देखिए कि पूरी की पूरी 7.7 7 पॉइंट या फिर 8 बिलियन लोग हैं वो उसको एक्सेप्ट करते हैं।
तो किसी भी करेंसी की वैल्यूएशन तब डिसाइड होती है जब उसको आपका एक्सेप्टेंस बढ़ता जा रहा है। जितना ज्यादा उसका एक्सेप्टेंस बढ़ता जा रहा है उतनी ही ज्यादा उसकी कैपेसिटी या फिर उसकी बोले तो वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। तो जो हम फेथ सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो अभी आप समझिए कि जो आप अभी कम से कम 5 या 6 हजार लोग जो अभी हमारे साथ 7 हजार लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये 7 हजार लोग कहीं ना कहीं इस चीज के गवाह हैं या अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आप एक इकोनॉमिक रिफॉर्म पे बैठे हुए हैं, एक चेंज जो आ रहा है उस पे आप बैठे हुए हैं। और आप अगर इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज कितना वास्ट और कितनी तेजी से आपके पास में जगह बना रही हैं, और आप अगर उन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहे हैं कि कौन सी कंपनी किस तरीके से कितना अच्छा काम कर रही है और क्या है किस तरीके से काम कर रही है, उसी तरीके से हम जो मिस्टर अमीन की कम्युनिटी के बारे में जो बात कर रहे हैं कि किस 1 करोड़ की कम्युनिटी होगी और उसका जितना ज्यादा टोकन का यूटिलाइजेशन होगा उसका प्राइस इतना इंक्रीज होगा, वो सारी चीजें एक इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि हर बिजनेस का आने वाले समय में किसी भी तरीके का बिजनेस हो, वो किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी क्रिप्टो करेंसी पे इन्वॉल्व होगा ही होगा। तो हमने अब इस चीज को हम कंक्लूड करते हैं एक तरीके से कि ये जो सिस्टम है और एक रिफॉर्म इतने समय से चेंज होता हुआ आया है और आज भी हो रहा है और कल भी होता रहेगा किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि जैसी जरूरतें बनती जा रही है वैसा वैसा चेंजेस आता जा रहा है। तो जो मेन थिंग है, अंडरस्टैंडिंग द एवोल्यूशन ऑफ दिस फाइनेंशियल सिस्टम हेल्प continuously visualize the shift towards decentralized and blockchain based technologies. It underscores the ongoing transformation in how value and trust are pursued and managed in the global economy. क्या अब देखिए फाइनल कुछ वर्ड्स हैं मेरे जो उनको अंडरस्टैंड करने का कोशिश करिए कि आज फेथ सिस्टम इतना ज्यादा कारगर है कि अगर आप किसी करेंसी को ओन करते हैं किसी बिजनेस के बिहाफ में, तो उसकी कंडीशन या फिर उसकी ग्रोथ डिसाइड होती है। आप जितना लंबा समय उसको होल्ड करने की कोशिश करते हैं, जितना लंबा समय आप उसको संभालने की कोशिश करते हैं, उस बिजनेस की ग्रोथ उतनी ज्यादा डिसाइड होती है, क्योंकि किसी भी बिजनेस को खड़ा होने टाइम टेन्योर लगता है। और उस बिजनेस के प्रति आपका विजन क्या है, के लिए अपनी करेंसी को कब तक होल्ड करते हैं। क्योंकि सिस्टम है, या देखिए हम प्रॉपरली एजुकेट करने की कोशिश की जा रही है। जो मेरा एक हैबिट है, कहीं कहीं हमेशा से एक हैबिट रहा है कि बस जो भी देना है आपको ट्रुथफुली देना है, अदरवाइज नहीं देना है। तो आप समझिए कि किसी भी करेंसी को आप होल्ड कर रहे हैं या फिर किसी भी चीज को, आज चलिए चाहे आप बिटकॉइन हैं, अगर ऑल ओवर वर्ल्ड अगर सिर्फ बिटकॉइन को बेचना चालू कर दे, तो क्या कहीं रुकेगा वो बिटकॉइन? नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि हर कोई बेचना चाहता है, उसको खरीदना कोई नहीं चाहता। लेकिन अगर हम में से हर कोई अभी बिटकॉइन को खरीदना, इसलिए उसका प्राइस बढ़ जाएगा, और जितने लंबे समय तक लोग रोकना चाहेंगे उतना प्राइस उसका इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ में उसका पिछले हमने 13 सालों में देखा है, जिस करेंसी की वैल्यू 0 हो, आज की डेट में वो करेंसी मतलब 1 करोड़ 5 लाख पहले 0 की कीमत थी, जो कि आज 13 साल बाद जिसने भी 13 साल तक होल्ड किया होगा शायद उसी को बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो आप समझ करके 5 लाख रुपए में उस करेंसी को बेचा जा रहा है, या फिर वो कोई खरीदने को तैयार है। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके पास कोई चीज है और सामने वाला उस चीज को लेने के लिए तैयार है। बढ़िया, तभी तो उसकी एक्सेप्टेंस है ना। और बिटकॉइन किसी को दीजिए, यूएसडीटी आप किसी को भी दीजिए, हर कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि ये time के साथ में ये बिजनेसेस ग्रो हुए हैं, इनकी करेंसीज ग्रो हुई हैं। तो बेसिकली
फेथ सिस्टम इसी तरीके से काम करता है कि आपकी कम्युनिटी उस बिजनेस पे कितना फेथ कर रही है, उस बिजनेस के साथ में कब तक और किस तरीके से जुड़ी हुई है, और वो कितना बिलीव कर रही है उस बिजनेस के ग्रो कराने में। तो ये सारी चीजें फेथ सिस्टम पे ही काम करती है। आप आज बेचना चालू करेंगे, करेंसी का कोई वजूद नहीं रह जाएगा। आज आप खरीदना चाहिए का वजूद ही वजूद रह जाएगा। तो सारी चीजें यहाँ पे डिपेंड करती है। तो कुल मिलाकर के इस चीज को समझाने का मीनिंग ये था कि एक फेथ जो है वो ले लेगा, पूरी इकोनॉमी इसी तरीके से रन हो रही होगी, चाहे ये मिस्टर मिंट हो, चाहे ये इथेरियम हो, चाहे ये बिटकॉइन हो, चाहे भी तरीके से ये सी चीजें एक जैसी ही रन हो रही होगी हर बिजनेस का। आज जियो ने अपना कोई और बिजनेस अपना कॉइन लॉन्च करेंगे और इसी तरीके से कॉइन बेस्ड सिस्टम होगा जो कि ऑटोमेटिकली रन हो रहा होगा किसी ना किसी तरीके से। जो भी पब्लिक जिस चीज को भी एक्सेप्ट करना चाहेगी वो करेगी। फियाट सिस्टम वैसे ही वर्क करेगा, सब कुछ वैसा ही चलेगा, लेकिन सब एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के तौर पे होगा। और आप लोग मान करके चलिए कि आने ये जो 2025 जो स्टार्ट हो चुका है, और मैं साल के पहले पहले महीने पर ही आप लोगों को अवेयर कर रहा हूँ इस चीज के लिए, या अंडरस्टैंड मेकिंग कर रहा हूँ कि आप पहले महीने ही इस चीज को समझ करके आने वाले बाद फिर 26 को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी ऐसा कोई समय आता है, ऐसा कोई समय आता है, चाहे आप 2007 को देख लीजिए, चाहे आप 1960 को देख लीजिए, चाहे आप उससे पहले जाएंगे तो 1865 को देख लीजिए। जब भी कोई ऐसा रिफॉर्मेटिव समय आता है तो इसमें बहुत सारे लोग गरीब होते हैं और बहुत सारे अनचाहे लोग जिनको पता ही नहीं होता या फिर कोई समझ ही नहीं पाता वो लोग अमीर हो जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमेशा उनको जगह देता है जो अवेयर हैं, जो उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए खड़े हैं, जो उस चीज को समझने के लिए खड़े हैं, सीखने के लिए खड़े हैं और उसके आगे वो बढ़ना चाहते हैं। तो उसी तरीके से उनके लिए जगह बन जाती है और पुराने बिजनेसेस हमेशा अपनी जगह खोते हैं और नए बिजनेसेस उनकी जगह लेते हैं। थैंक यू सो मच। राजेश जी, इट्स ऑन यू। यस सर, एक्सीलेंट सर। हम लोग आपको जो बोल रहे थे 10 सिरों वाले हैं आप, वाकई जिस तरह से कनेक्ट किया है करेंसीज को, गोल्ड को या इमर्जिंग बिजनेस बेस्ड करेंसी को आज की डेट पे ला करके, बाकी हम लोग जो सोचते थे समझते थे, जिन लोगों ने इसको ध्यान से समझा होगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी में शक नहीं करेगा वो। और इसके बाद भी शक करेगा शायद उसको फिर अपने नॉलेज को वापस समझना पड़ेगा कितना नॉलेज उसको है। बट लिटरली बोलूं सर, मैं धन्य हूं कि इतना शानदार सेशन आपको देखा और एक एक चीज कितना बारीकी से क्लियर किया है। तो थैंक यू सो मच सर, पूरी इंटायर मिस्टर मिंट फैमिली की तरफ से आपको। और हम आगे अपने मेंटर्स संदीप सर को बुलाना चाहेंगे। संदीप सर, मेरी वॉइस आ रही थी, प्लीज ओवर टू यू, और मैं चाहूंगा आप लोग स्वागत कीजिए संदीप सर का हमारे। थैंक यू राजेश जी। मोस्ट वेलकम सर। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, बिल्कुल शानदार आ रही है आप। ठीक है। ओके, तो अभी आप सबने वीरेश सर को सुना और बहुत ही एक यूनिक और बहुत ही शानदार नॉलेज उन्हें अभी आप सबके साथ शेयर किया। आई थिंक कि आप सब अंडरस्टैंड कर पाए होंगे कि एक्चुअली हिस्ट्री को कितना डीप में जा करके हमें समझने की जरूरत है, ताकि हम यहाँ पे एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें। तो थैंक यू वीरेश सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज एक बहुत ही मूल्यवान समय निकाला और कम्युनिटी को इतनी शानदार जानकारी से अभी जैसा कि आप सबको पता है कि स्टेपमिंट का फेज 2 लाइव हो चुका है और आज कुछ नई चीजों का अनाउंसमेंट भी कहीं ना कहीं आपसे शेयर किया गया था कि कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कुछ गुड न्यूज है आप सभी लोगों के लिए। आई होप कि आपको इन सब के बारे में जो जानकारी अभी मिलने वाली है, इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं आपका जो बिजनेस है वो काफ़ी ग्रो करने वाला है। तो कुछ लगभग 4 गुड न्यूज है आप सबके लिए। पिछले 20 दिनों से करीब फेज 2 को लेकर के जो हम काम कर रहे हैं, उसमें जो भी आपके मेंटर्स हैं या टॉप अपलाइंस हैं, उनके माध्यम से कुछ सजेशन आए हुए थे
जिसके ऊपर काफी रिसर्च किया और काफी डिस्कशन करने के बाद कुछ फाइनल चीजें निकल के आई हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वन टू वन। तो सबसे पहला चीज तो ये है कि 2024 में जब हम लोग फेज वन में काम कर रहे तो आपने देखा होगा एक चीज थी जो दिखाई नहीं दे रही थी आप लोगों को, और वो था दो। तो आप सबको बताते फेज वन में जो भी चैंपियंस ने मंथली बेसिस पे कुछ टारगेट लेकर के काम किया और हर महीने वो टारगेट अचीव करते जा रहे थे। कुछ टोकन्स जो है एलोकेशन दिया गया। एलोकेशन हमारे यहाँ पे सिर्फ अर्निंग का एक मॉड्यूल नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं इस पूरे इंस्ट्रूमेंट के इकोसिस्टम में एलोकेशन एक बहुत ही अहम रोल निभाता है, जो कि आपको एक सम्मानित कहीं ना कहीं पोजीशन प्रोवाइड करता है इंस्ट्रूमेंट इकोसिस्टम के अंदर में। और ये कह सकते हैं कि पावर दिया जाता है, वोटिंग पावर आ जाता है कि मैनेजमेंट के थ्रू जो कुछ भी डिसीजन लिए जाते हैं यहाँ पे उसमें कहीं ना कहीं ऑल एलोकेशन अचीवर्स के विचार भी लिए जाते हैं, बार बार उनके साथ डिस्कशन की जाती है और तभी जाकर के कुछ डिसीजन लिए जाते हैं। तो लास्ट ईयर के जो भी एलोकेशन अचीवर हैं उनके साथ भी इस बात को लेकर के डिस्कशन हुआ था और फाइनली वो चीज अप्रूव हो चुका है कि जिस तरीके से फेज वन में 2 करोड़ एलोकेट किए गए 2024 के अंदर फेज वन में, तो फेज टू में भी जितने भी लोग अभी आ रहे हैं न्यू यूजर्स, उनके लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर के हम लोग आ गए हैं। इस साल भी 2 करोड़ टोकन एलोकेट किए जाएंगे और ये बेसिकली फेज टू में जो न्यू यूजर्स आ रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं, और इसके लिए कुछ क्राइटेरिया भी डिसाइड किए गए हैं कि अगर आप मंथली बेसिस पे $10,000 की मैचिंग इनकम अर्न करते हैं तो 5,000 MNT आपको एलोकेट किए जाएंगे। और अगर आप एक महीने के अंदर $25,000 की मैचिंग इनकम करते हैं तो आपको 10,000 MNT टोकन का एलोकेशन दिया जाएगा। और ये एलोकेशन प्रोग्राम तब तक चलता रहेगा जब तक 2 करोड़ टोकन पूरी एलोकेट नहीं हो जाते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत ही शानदार न्यूज़ है और ये इस महीने भी लागू होगा। तो आपके पास अभी भी जो भी इस महीने के टाइम बचे हैं, आप में से जितने भी लोग चाहते हैं कि एलोकेशन अचीव किया जाए, तो आप अपनी पूरी ताकत लगाइए, अपनी टीम के साथ मिल करके काम को तेजी से आगे करते हुए अपने टारगेट को अचीव करिए और एलोकेशन का हिस्सा बनिए। दूसरा जो गुड न्यूज़ है आपके लिए वो ये है कि लॉयल्टी बोनस को लेकर के जो कई लोगों का प्रॉब्लम चल रहा था और बीच में आपके जो अपलाइन है उनके माध्यम से लॉयल्टी इनकम का भी कहीं ना कहीं एक डिमांड रखा गया था कि सर इसके बारे में कुछ सोचा जाए। उसके ऊपर भी पूरी टीम ने मिल करके डिसाइड किया है कि जिन्हें भी आप डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हैं, यानी पहले लेवल में जो लोग भी आपके द्वारा रेफर किए जाते हैं, उनके वॉकिंग का जो परसेंटेज आपको लॉयल्टी इनकम के रूप में मिलता है, उसके लिए जो कंडीशन लगाई थी गई थी कि मैचिंग बोनस बनने पे ही आपको जो लॉयल्टी इनकम मिलना है, वो फर्स्ट लेवल के लिए हटा दिया गया है। दैट मीन्स कि आपके जो भी डायरेक्ट लोग होंगे उनके वॉकिंग का जो परसेंटेज फर्स्ट है वो आपको रेगुलर मिलता रहेगा डेली बेसिस पे। बाकी सेकेंड लेवल से लेके 15th लेवल तक का जो लॉयल्टी इनकम है वो लेने के लिए आपको डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं मैचिंग इनकम बनानी पड़ेगी। तो ये दूसरी गुड न्यूज हो गई आप सभी लोगों के लिए। आई होप कि आप सबको ये अनाउंसमेंट सुन के काफी खुशी हो रही होगी। तीसरा जो एक गुड न्यूज है आप लोगों के लिए वो ये है कि जो आपके कैरी फॉरवर्ड को 30 डेज का एक पीरियड दिया गया था वैलिडिटी, और 30 डेज के अंदर अगर आप कैरी फॉरवर्ड को मैच नहीं करते हैं तो वो फ्लश आउट होने वाला था, उसको बढ़ा के 90 डेज के लिए कर दिया गया है। तो खुशखबरी ये सजेशन आया था कम्युनिटी में से कि $100 की ज्वाइनिंग को कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक अच्छे लीडर्स के तौर पे काम कर सकते हैं, अच्छा टीम बिल्ड कर सकते हैं, कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग जो पैकेज है $500 का, वो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं
तो एक अपॉर्चुनिटी मिस हो जाता है उनके लिए। तो इस चीज को भी ध्यान रखते हुए $100 के पैकेज को भी कंटिन्यू किया जा रहा है। तो ये चार बड़े गुड न्यूज हैं, और जिसका इंटीग्रेशन बहुत ही जल्द, आई थिंक कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर इंटीग्रेशन हो जाएगा। और जैसे ही ये डेवलप हो जाएगा, एक बार आपका एप्लीकेशन अपडेट कर होने के बाद ये सारे फीचर्स का बेनिफिट आपको मिलना चालू हो जाएगा। तो ये चार बड़े इम्पोर्टेंट जो अनाउंसमेंट थे वो मैंने आप लोगों को जो बता दिया है। आई होप कि इस अनाउंसमेंट का आपको खुशी हुआ होगा, और डेफिनेटली इन सभी चीज़ों का बेहतर तरीके से आप बेनिफिट उठा पाएंगे। और कुल मिला के बात यह है कि जो हमने डिसाइड किया है 2025 के लिए हम सभी लोगों ने मिलके, कि 2025 में हम एनी हाउ 1 करोड़ की कम्युनिटी बनाने जा रहे हैं। मिशन 1 करोड़ के अंदर जो हम सब काम कर रहे हैं, तो उसमें अगर थोड़ी बहुत, हालांकि दिक्कतें तो कुछ भी नहीं है, लोग कर ही रहे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट भी आप लोग दे रहे हैं। यहाँ पे कम्युनिटी बहुत तेजी से बढ़ भी रही है। बट अब मुझे उम्मीद है कि इस चारों पॉइंट के अनाउंसमेंट के बाद ये रफ्तार आपकी शायद कई गुना और बढ़ने वाली है। तो इसी उम्मीद के साथ कि बहुत तेजी से आप लोग ग्रो करें और इन सारे फैसिलिटीज का एडवांटेज ले सकें। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो और कॉन्ग्रेचुलेशन। और इन्हीं सब शब्दों के साथ इस प्रोग्राम को यहीं पे क्लोज करता हूं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं सर, और इतनी अच्छी खबरें दी तो उससे और ज्यादा लग रहे हैं। वाकई सर, जो एक लोगों की थोड़ी थोड़ी चीजें थी कि ये चीज होनी चाहिए, आपने उससे ज्यादा कर दिया है। कैरी फॉरवर्ड में उम्मीद नहीं थी कि 90 डेज होने वाला है, बट आपने उसको 90 डेज किया। हमें तो उम्मीद थी कि उसमें शायद जितना है उतना या 60 डेज से ऊपर नहीं होगा, बट आपने 10 मतलब 1 महीना और बढ़ा के दिया। थैंक यू सो मच सर। हमें पहले से पता है, हम पूरा कॉन्फिडेंट है कि हमारे जो मेंटर्स हैं, हमारे जो पूरे मैनेजमेंट की टीम है, वो कभी भी किसी भी कंडीशन में अपने टीम का, अपने आर्मी का, अपनी सेना का कभी किसी कंडीशन में नुकसान नहीं होने देती है। और वो आज फिर से आपने सिद्ध कर दिया सर। थैंक यू सो मच पूरे मैनेजमेंट को, पूरे फाउंडर्स को, कि आप लोगों ने इतना करीबी से हमें सोच देखा, मतलब हमारी भावनाओं को समझा और उसको इम्प्लीमेंट किया। तो थैंक यू सो मच पूरे मिस्टर मिन टीम के लिए। और यहाँ से स्पीड हमारी और बढ़ेगी, और जो भी अभी रिजल्ट आप देख रहे हैं, यहाँ से शायद डेफिनेटली आप कल से इसका रिजल्ट देखना, मतलब दिखना शुरू हो जाएगा और काफी आगे बढ़ेंगे। तो थैंक बिल्कुल यू सो राजेश, मच सर। और मैं मेंशन करना चाहूंगा इसके रिगार्डिंग, अगर किसी के मन में कुछ और क्वेश्चन होगा तो हम लोगों का जो मॉर्निंग सेशन होता है, ठीक है, जी सर। हम करेंगे कि मंडे को मॉर्निंग सेशन में हम में से कोई ना कोई आएगा, और फिर हम वहाँ पे आप लोगों को इसके बारे में विस्तृत और भी डिटेल जानकारी देंगे। बट ये स्टार्ट हो जाएगा, इसके लिए आप सभी आश्वस्त रहें। ये थैंक सर, श्योर श्योर। आपने बोल दिया सर, मतलब हो गया, उसमें कोई डाउट है ही नहीं, और कोई उसमें डिस्कशन भी नहीं हो। लोग अपना काम करेंगे, और डेफिनेटली मुझे पता है कि जैसे वो इम्प्लीमेंट होगा सिस्टम में, ऑटोमेटिक सारी चीजें आना शुरू हो जाएंगी। तो थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू टीम, सब लोग आ पाए अभी। सो इस मीटिंग को हम आज एंड करते हैं यहाँ पे। विधान जी, आप मीटिंग एंड कर सकते हैं। हैव अ ग्रेट नाइट सब लोगों के लिए, और बिंदास काम स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर।